इंडियन एग्रीकल्चर के 24वें क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की इस क्लास में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप पिछले 10 साल की ट्रैजेक्टरी देखें किस तरफ एग्रीकल्चर जा रहा है, कैसे बदल रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट्स भी कई आ चुके हैं कि ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, स्पेशली हॉर्टिकल्चर, इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है जब हम बात करेंगे डबलिंग फार्मर्स इनकम की या फिर रूरल इकोनॉमी को रीजनरेट करने की। तो आज हम हॉर्टिकल्चर पर ही चर्चा करने वाले हैं। अगेन देखिए, चर्चा तो विस्तृत तरीके से ही करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे जितना आपकी एग्जाम की डिमांड है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी में हमारी एक कम्युनिटी पेज है, इसके सिवा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके साथ मैं पीडीएफ भी साझा कर दूंगा, जहाँ पर आप जाएं, जाके डाउनलोड कर लें और रिवाइज करें। इसके सिवा 0% ईएमआई का भी ऑप्शन है दोस्तों। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो 0% ईएमआई में 2 घंटे में अप्रूवल है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जब भी आए यूज द कोड KC10। क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप या आपके दोस्त जो भी यूज करने वाले हैं उनको बताएं KC10 कोड। मेरे 5 साल के मेंस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके सिवा दोस्तों काउंसलर का भी नंबर है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन जर्नी, सब्सक्रिप्शन, लेटेस्ट ऑफर, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। यूज द कोड KC10। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर है क्या? तो हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है जो कि डील करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कल्टीवेशन के साथ। तो हॉर्टिकल्चर अगर आप देखें तो कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव रूप है एग्रीकल्चर का, यानी कि इसमें पैसा भी लगता है, इनपुट्स हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लगेंगे, इसमें प्रॉपर पानी का इरिगेशन सिस्टम भी चाहिए, इसके सिवा पेस्टिसाइड्स भी इसमें डालने हैं। अगर ऑर्गेनिक करना है तो ऑब्वियसली आप ऑर्गेनिक रूप से करेंगे, फर्टिलाइजर भी आप उसी प्रकार का यूज करेंगे, ग्रीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे। जो भी है इनपुट इंटेंसिव है, खर्चा लगता है, लेबर चाहिए, है ना, प्लकिंग के लिए फ्रूट से लेके पौधे हैं उसको क्वीन करना होता है, उसको हमें छांटना होता है, काटना होता है, तो लेबर इंटेंसिव है एग्रीकल्चर भी। तो एडवांटेजेस भी हैं दोस्तों, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर। कारण क्या बताया जाता है कि भारत बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश होने के साथ कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ क्या काफी फायदे होते हैं। उनमें से एक फायदा है कि भारत में कई एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं मैं इसमें नंबर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि नंबर आपके किसी काम का नहीं है। बस आप इतना जानिए कि भारत में कई प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो इस वजह से होता यूं है कि भारत में कई प्रकार के फल सब्जी उगाए जाए जा सकते हैं। जैसा आपको मालूम होगा, भारत में सेब भी उगता है, भारत में अंगूर भी उगता है, ऑरेंज भी उगता है, अब कीवी फ्रूट भी आप देखें तो पहाड़ी इलाकों में, नागालैंड में और अन्य इलाकों में उगने लगा है, हिमाचल में, उत्तराखंड में कीवी फ्रूट भी उगा रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हुआ करते थे वो भी अब भारत में उगने लगे हैं। तो भारत में बहुत बड़ा देश है, कई एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो हर फ्रूट के लिए कोई ना कोई हम रीजन ढूंढ लेते हैं जहां पे उन्हें उगाया जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो भारत में कई प्रकार के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत दुनिया को भी खिला सकता है अगर ढंग से हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करें। तो दुनिया में ऑलरेडी भारत अब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आज के टाइम में एग्रीकल्चरल जीडीपी की 30% बाई वैल्यू कहां से आ रही है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से आ रही है। और अगर आप एरिया देखें, 30% ऑफ इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर की वैल्यू को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्रॉप्स बस 8.5% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल इलाके में ग्रो किए जा रहे हैं। यानी कि जो वैल्यू रिटर्न्स हैं वो बहुत हाई हैं। यही मतलब हुआ ना, बस 8.5% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया है, उससे 30% एग्रीकल्चरल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। क्या मतलब बहुत हाई रिटर्न्स हैं। तो किसान को अगर डबलिंग करवानी है फार्मर्स इनकम तो क्या करवाना है? हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट करवाना है। स्पेशली काफी फार्मर्स हैं जो आज भी ग्रेन्स में टिके हुए हैं, आज भी ग्रेन ही कल्टीवेट कर रहे हैं। उनमें से जो कि हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट कर सकते हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए कि वो उस तरफ मूव करना शुरू करें।
तो अगर हम टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं चार्ट्स यहाँ पर 2004-5 से 2017-18 तक 166.9 प्रोडक्शन था मिलियन टन्स में। आप देख सकते हैं टोटल हॉर्टिकल्चर का ये लगभग दुगना हो चुका है 311.7 2017-18 में, और अब तक देखेंगे तो दुगना हो चुका है। तो आप जो देख रहे हैं फ्रूट वेजिटेबल दोनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। एंड वही अगर मैं हॉर्टिकल्चर फूड ग्रेन से कंपेयर करवाऊं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है जो कि आप रेड लाइन में देख रहे हैं, ये हमेशा ज्यादा हुआ करता था 2006, 7, 8, 2010-11 में आप देखें तो ये जाके कुछ बराबर हुए दोनों। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है ये फूड ग्रेन से भी अब हम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो जो मुख्य स्टेट्स हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है वो उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। मोर और लेस आप देखें तो सारे स्टेट्स में हॉर्टिकल्चर होता है, अलग अलग प्रकार के हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन होते हैं। अब कितने प्रकार के हॉर्टिकल्चरल टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या क्या हो सकते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, तो बस नाम जान लीजिए। पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यानी फ्रूट्स एंड नट क्रॉप को उगाना, दैट इज पोमोलॉजी। ऑलेरिकल्चर यानी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करना और उसी को बेचना। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरियल जानवर किसको कहते हैं दोस्तों, जो पेड़ पे रहते हैं। तो आर्बोरिकल्चर क्या होता होगा, वही बात है, ट्रीज, श्रब्स एंड अदर पेरेनियल वुडी प्लांट्स को स्टडी करना और उसे ग्रो करना, तो बेसिकली पेड़ को लगाना, दैट इज आर्बोरिकल्चर। फिर होता है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। इसके दो प्रकार हो सकते हैं। ऑर्नामेंटल यानी खूबसूरती के लिए, तो क्या होता होगा एक प्रकार, एक होता होगा फ्लोरिकल्चर यानी फूल लगाना, तो खूबसूरती के लिए। तो प्रोडक्शन, यूज एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लोरल क्रॉप्स बहुत डिमांड है। अगर आप देखें फूल का तो वैलेंटाइंस डे आने वाला है, नहीं गया क्या, हाँ गया। तो फ्लोरल क्रॉप्स काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं, स्पेशली रोज वगैरह, उनकी डिमांड कितनी बढ़ जाती है। और भारत की बात करें तो फूल हमेशा मंदिरों में चढ़ता ही है, एंड हमेशा हमारे लिए तो हम फूल का काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं, दुनिया विश्व भर में होता है। तो फ्लोरिकल्चर इज फ्लोरल क्रॉप्स, फूल को उगाना। इसके सिवा लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर भी होता है। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर होता है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांट्स टू ब्यूटिफाई दी लैंडस्केप, है ना। आप शायद पार्टी प्लॉट्स वगैरह में कभी जाते हो, शादी वगैरह में, या फिर कोई नेता गण आने वाले हैं, आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, तो उसमें इस प्रकार से कटिंग छटिंग हो जाती है पेड़ों की। तो सारे पेड़ में तो ऐसी कटिंग नहीं हो सकती ना, कुछ पर्टिकुलर टाइप के पेड़ होते होंगे, तो उन पेड़ों को उगाना, उनको मार्केट करना और उनकी इस प्रकार से कटिंग करना, इसको क्या कहते हैं, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना है हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस कहाँ है। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि भारत में, जैसा मैंने आपको बताया, कई प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए भारत में मोर और लेस विश्व भर में जितने भी प्रकार के फूल सब्जी हैं, सब तो नहीं लेकिन उनमें से कई प्रकार के फूल सब्जी एंड मेडिसिनल प्लांट्स भारत में उगाए जा सकते हैं, और भारत से इनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर तो हर परिवार में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, जो फार्मर है। तो एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी 50% ऑफ पॉपुलेशन करीबन करीब एग्रीकल्चर से अपना जीवन यापन करती है। तो उन एग्रीकल्चरलिस्ट को हम एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स वगैरह हॉर्टिकल्चर में ग्रो करने लगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद है घरकिन, हम सब नहीं जानते क्या होता है घरकिन, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, घरकिन वर्किन हम नहीं खाते, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसको ग्रो किया जाता है, वहां भी कोई नहीं खाते। भारत में हम लोग मतलब ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, लेकिन तेलंगाना में प्रोड्यूस करते हैं सो दैट यूरोप में इसको एक्सपोर्ट कर सके, वहां पे वो इसका अचार बनाते हैं। तो इस प्रकार का डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कई प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर सकते हैं और विश्व भर में बेच सकते हैं। विश्व भर में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डिमांड, नेशनल डिमांड दोनों बनेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सोर्स हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज का, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का।
इसके सिवा अगर हम देखें तो भारतीय इकोनॉमी में भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बताया लेबर इंटेंसिव है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं। ये रॉ मटेरियल भी देते हैं कई प्रकार के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, यानी कि अगर आप एप्पल उगा रहे हैं तो एप्पल जूस बन सकता है, स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी स्क्वॉश बन सकता है, जैम बन सकता है, जेली बन सकता है। तो इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये इनपुट का काम करते हैं, तो हायर फार्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से लिंक करना है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है हॉर्टिकल्चर का, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर को ग्रो कर सकते हैं। तो फार्मर्स स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जमाने में हम काफी किसानों को एश्योरेंस के साथ गुड क्वालिटी प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं और साथ साथ पैसों की भी एश्योरेंस हो सकती है। इसके सिवा आप देखें तो एग्रीकल्चर की बात करें तो ये हाई वैल्यू क्रॉप है, तो किसान को पैसा भी मिलता है, तो डबलिंग फार्मर्स इनकम में रोल है। लेबर इंटेंसिव है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो भारत में पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है, एंड वैसे तो स्टेबल होने वाला है बट फिर भी काफी बड़े नंबर पे स्टेबल होगा, तो 2050 तक ऑलरेडी भारत की जो डिमांड होने वाली है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वो 650 मेट्रिक टन होने वाली है। तो भारत के भी लोगों को जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है उसके लिए भी हॉर्टिकल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके सिवा आप और भी अन्य प्रकार से सोच सकते हैं कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, कई फल होते हैं उनमें विटामिन बी, सब्जियों में विटामिन सी, आयरन होता है, तो वो सब भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ये मुख्य इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हॉर्टिकल्चर। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी जान लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कैसा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो खर्चा हो रहा है सेंटर और स्टेट्स दोनों बियर करने वाले हैं, दोनों मिलके बांटने वाले हैं। सेंटर ज्यादा पैसे देगी, स्टेट्स थोड़ा कम देगी, लेकिन दोनों को खर्चा बियर करना है। अब वो स्टेट टू स्टेट होता है, कहीं 90-10 होता है, कहीं 60-40 होता है, कहीं 50-50 होता है, ठीक है। तो MIDH की अगर बात करें तो इसका पर्पस है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का होलिस्टिक ग्रोथ हो सके एंड अलग अलग इलाके में अलग अलग स्ट्रेटेजी लगे, क्योंकि भारत में तो बहुत बड़ा देश है, कई प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है, तो वहां का जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसके अनुसार वहां की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तो रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक जगह जो चलेगा, गुजरात में जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगेंगे जरूरी नहीं है अरुणाचल में वही क्रॉप लगेगा, अरुणाचल में अलग लगाना होगा, तमिलनाडु में अलग लगाना होगा, जम्मू कश्मीर में अलग लगाना होगा। तो रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी चाहिए। इसके सिवा सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से क्या होगा? सीड दे दो किसान को, बोलो जाओ पैसे कमाओ, तो क्या वो पैसे कमा लेगा? नहीं, उसको स्किल डेवलपमेंट कराना होगा, उसको हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करानी होगी, उसको हमको इनपुट प्रोवाइड करना होगा और साथ ही साथ बताना होगा कि इस क्रॉप को कैसे लगाना है, इस सीजन में क्या करना है, सीजन के इस टाइम क्या करना है, कब सीड लगाना है, कब हार्वेस्ट करना है, कैसे प्रूनिंग करनी है, कैसे पेस्ट मैनेजमेंट करना है, कैसे फर्टिलाइजर डालना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, तो ये सब तो बताना होगा ना। तो स्किल डेवलपमेंट भी MIDH करवाती है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी कराती है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। काटने के बाद फल सड़ने लग गया, सब्जी सड़ने लगी, स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुआ, कीड़े लग गए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत है। तो कैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करें, ये भी MIDH करवा देता है। तो MIDH जैसा मैंने बताया कि एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर कई प्रकार के सब स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स है, नेशनल बैम्बू मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड है। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें सवाल बनेगा कि आपको दे देंगे कि ये स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नहीं, ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है। तो ये कैसा स्कीम है? ये प्राइस फिक्सेशन स्कीम है, यानी दाम तय कर देता है सो दैट फार्मर्स को राइट प्राइस मिले उनके प्रोडक्ट के लिए। जब ये स्कीम स्टार्ट किया गया था तो इसको टॉप भी कहते थे, क्योंकि टोमेटो, अनियन, पोटैटो को ही कवर करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस प्रकार से प्राइस फिक्सेशन से तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ग्रोअर हैं वो डिस्ट्रेस सेल नहीं करेंगे। लॉकडाउन लग गया, अब क्या करें, कहां से बेचें, पहुंच नहीं पा रहे, तो चलो जो दाम मिल रहा है, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, जो मिल रहा है बेच दो।
तो वो डिस्ट्रेस सेल नहीं होगा। वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम वेट कर सकते हैं, वो स्टोरेज में स्टोर करवा देंगे और उसके बाद सही टाइम पे उसको बेचेंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी नहीं होंगे क्योंकि वो सही जगह पे उसको स्टोर करवाएंगे। तो कई प्रकार के अब क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। मैंगो है, बनाना है, गुआवा है, कीवी है, लीची है, पपाया है, साइट्रस, पाइनएप्पल, कई प्रकार के हैं। इसके सिवा स्टेट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो किसी अन्य क्रॉप को भी इसके अंदर डाल सकती है, इंक्लूड कर सकती है। दोस्तों नंबर की बात करूं तो भारत में हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, फ्रूट्स में सबसे ज्यादा बनाना कल्टीवेशन है, फिर मैंगो कल्टीवेशन। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ आप जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इस कोड से मैं आपको एडिशनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं, पर तभी जब आप ये कोड यूज करते हैं। तो दोस्तों निकालो प्रीलिम्स 2022 रन कर रहे हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं, संडे टू थर्सडे ये क्विज होता है, मॉक टेस्ट होता है। एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को हमने कवर कर लिया है। तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें एंड डेली इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बने। तो आप समझ सकते हैं आपका करंट अफेयर्स इतना स्ट्रांग पकड़ हो जाएगा ना, अगर आप ये मॉक टेस्ट देंगे तो आप बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएससी सीएससी के, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर। एंड अनअकैडमी लाइट भी हमारी ऑफरिंग है, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन भी हम दे रहे हैं 3149 रुपीज़ की। इसके सिवा 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है 4409 रुपीज़ की। तो जल्दी से जाएं, जाके इनका हिस्सा बने। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी कीमत है 46,791 रुपीज़। एक साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज़ और एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा आपकी जो ड्रीम है आप अनअकैडमी के साथ रीच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे लर्नर्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी ऑफरिंग बहुत पसंद करते हैं, तो आप भी उसका हिस्सा ज़रूर बने। तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप मेंटर से जुड़ सकते हैं, अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस पा सकते हैं एंड अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी है दोस्तों, मार्च 16 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनका हिस्सा ज़रूर बने। तो जब भी आए यूज द कोड KC10 एंड अनअकैडमी स्टोर भी ज़रूर जाके विजिट करें। तो पूसा रोड ओल्ड राजेंद्र नगर में ओपन हो चुका है, तो जल्दी से जाएं, जाके देखें, अपने पसंदीदा एजुकेटर से भी मिलें और साथ ही साथ क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो वहाँ पे ज़रूर जाएं अगर आप उस इलाके में रहते हैं। तो जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।